अंदाजा कीजिए, आप कहते हैं 370 हम वापस लेंगे। इज इट पॉसिबल? इट इज नेवर पॉसिबल, इट इज नेवर पॉसिबल। जहाँ खून की नदियाँ बहती थी वहाँ अमन है। लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहा है? सीधा कहो ना, कुछ आप सरेंडर करो यार, आपको उनको सरेंडर करना चाहिए था। पिछले 70 सालों से लोगों को खूब लूटा। अगर की बात छोड़िए ना, सरकार तो हमारी ही होगी और ये जिम्मेदारी भी हमें। आप फुल कॉन्फिडेंट, विद फुल कॉन्फिडेंस, आप अपनी सीट जीत रहे हैं। इंशाल्लाह। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मेरे साथ जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी कैंडिडेट मीर साहब जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी में। थैंक यू। सर, इलेक्शन बहुत नजदीक है, क्या मेहनत चल रही है? क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मेहनत तो हमारी शुरू से ही है, ये आज थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है। हाँ, अब ये है कि सिस्टम एक हमने ऑलरेडी स्ट्रेटजी एक बनाई है, हाउ टू फाइट इलेक्शंस। वी वर इन द प्रिपरेशन, हम प्रिपरेशन में थे। पिछले एक साल से हम प्रिपरेशन में, शायद ज़्यादा है। तो वी वर रेडी ऑलवेज कि इलेक्शन है, इलेक्शन में हिस्सा लेना है, फेस करना है, पब्लिक के पास जाना है। तो उस हिसाब से वी आर फिट। जी, छठी लिस्ट जो बीजेपी की आती है, आपका नाम उसमें आ जाता है और ऐसी कई खबरें आती है कि बीजेपी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा फाइटिंग चल रही है, लोग नाराज है। क्या आपको उम्मीद थी कि आपके नाम का ऐलान होगा? हाँ, आई वॉज होपफुल, मुझे पूरी उम्मीद थी। हाँ, पूरी उम्मीद थी। तो आपकी क्या मेहनत है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं? हमारी मेहनत चालू है। हम डोर टू डोर जाएंगे लोगों के पास। हमारा नेटवर्क हर जगह है। ग्रास रूट लेवल पे हमारे वर्कर्स हैं जो ऑलरेडी फील्ड में काम करते हैं। हम उसको शेप दे रहे हैं, तो चल रहे हैं। क्या क्या वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारा जो ये पहले ये स्टेट थी, जम्मू कश्मीर स्टेट, ये पिछले 35 साल से 35 ईयर्स से जल रही थी अप टू 2014। यहाँ अमन नहीं था, जिसको जन्नत बेनज़ीर कहते थे कश्मीर को, वो कब्रिस्तान हर जगह आपको मिलेंगे। ये 2014 तक का हाल था। कोई पीस नहीं था, कोई अमन नहीं था। और जब पीस नहीं होती तो डेवलपमेंट भी नहीं होती है। यहाँ हड़तालें होती थी, यहाँ बिजनेस नहीं चलती थी, यहाँ स्कूल कॉलेजेस बंद रहा करते थे। तो हमने अपने लोगों को जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद एक माहौल अमन का दे दिया। इस अमन के माहौल में हमारी कॉलेजेस चल रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी चल रहे हैं। आज कोई हड़तालों की कॉल नहीं होती है, कोई पथराव नहीं होता है, स्टून पेल्टर्स नहीं है कहीं। एक अमन का माहौल हमने दिया। ये तो हमारा क्रेडिट है कि जहाँ खून की नदियाँ बहती थी वहाँ अमन है। तो उस हिसाब से यहाँ जो डेवलपमेंट की रफ्तार थी, जो डेड हो गई थी 2014 से पहले, उसने रफ्तार पकड़ ली। और लोगों को ये समझ आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में क्या किया। नॉर्थ कश्मीर का हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहां से आप चुनावी मैदान में है, वहां पे तो बॉर्डर एरिया है, काफी ज्यादा फाइटिंग और अलगावादी, आतंकवादी, इस टेररिज्म की खबरें आती थी। तो उसको मैनेज करना और वहां से खड़ा होना आपके लिए कितना बड़ा एक चैलेंज फैक्टर है? देखिए, हम तो अपने पार्टी पे विश्वास रखते हैं, हम अपने मुल्क पे विश्वास रखते हैं, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस पे विश्वास रखते हैं। हमारा पूरा ईमान है कि वो जान के बलिदान देते हैं, लेकिन सिविलियंस को बचाते हैं और बचाते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारा एक प्रॉक्सी वॉर जो हम खेल रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, उसका एक हमसाया मुल्क हमें बार बार तंग कर रहा है। हम तो बॉर्डर में रहते हैं, लेकिन ऊपर वाली की मेहरबानी है, भगवान की कृपा से हम जी रहे हैं और शान से जी रहे हैं। अभी फिलहाल क्या कुछ बदला है बॉर्डर एरियाज में? क्या बदलाव आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों में? देखिए, बॉर्डर एरिया में मैंने पहली बात यही की कि टेररिज्म जो है वो बंद हो गया। अब हमारे इस कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, ये एक टूरिस्ट एरिया है सारा। पहाड़ से हिल्स हैं, हिलॉक्स हैं, पास्चर्स हैं, रिवर्स हैं। तो लोग नहीं आते थे। अब इन 10 सालों में शुरू हो गया एक टूरिज्म का सेक्टर भी हमारे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हो गया। एक बहुत बड़ी वैली है यहाँ, बंगस वैली, बहुत मशहूर वैली है, जिसकी तरफ कोई देखता ही नहीं था, किसी को तस्वुर ही नहीं था। या तो आर्मी जवानों को पता था या उन एसटी वालों को पता था। लेकिन आज बंगस वैली में इतना रश रहता है, मत पूछिए। तो ये तो टूरिज्म काफी बढ़ रहा है। बहुत बढ़ गया, टूरिज्म बहुत बढ़ गया। टेररिज्म खत्म हो गया और टूरिज्म बन गया।
आप क्या लगता है जिस तरह से राहुल गांधी हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, ऑपोजिशन की महबूबा मुफ्ती है, ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, उनका माइंडसेट और बीजेपी का माइंडसेट, दोनों के माइंडसेट में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? देखिए फ़र्क तो ये है कि हम जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे। उनको तो झूठ बोलने की आदत है, उनको लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, गुमराह करना है, और वही मैनिफेस्टो भी बना रहे हैं। वही एक अंदाज़ा कीजिए, आप कहते हैं 370 हम वापस लेंगे। इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ नेवर पॉसिबल। इट इज़ नेवर पॉसिबल। ओनली पार्लियामेंट कैन गेट इट बैक। व्हेन पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी होगी, अपर हाउस में, लोअर हाउस में, तब भी आ सकता है। इट इज़ वी कांट लेकिन ड्रीम। उमर अब्दुल्ला तो जहाँ-जहाँ चुनावी प्रचार के लिए जा रहे हैं, वो बार-बार यही कह रहे हैं कि हम इसकी वापसी जी। झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल वो कह रहे रहे हैं हैं। हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, हम कोर्ट जाएँगे, कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट से तो ऑलरेडी इसका निर्देश आया है, कोर्ट से तो ऑर्डर दिए हैं, उन्होंने स्टेट्स को लगाया है। जो उन्हें पार्लियामेंट का इलेक्शन, पार्लियामेंट के जो बिल पास हुई थी, रिऑर्गेनाइजेशन बिल जो थी, 370 को जहाँ हटाना था, वो तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है वो डिसीजन। इसमें अब क्या करेगा, कोर्ट में क्या करिए, लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहा है? सीधा कहो ना कुछ, आप सरेंडर करो यार। आपको उनको सरेंडर करना चाहिए था। पिछले 70 सालों से लोगों को खूब लूटा, खूब झूठ बोला। 1947 से वो झूठ बोलते आए हैं आज के दिन तक, और आज भी झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन आज एजुकेशन रेट इतनी बड़ी है, हमारा जो यूथ है वो समझ रहे हैं ये झूठ बोलते हैं। 370 वापस आने वाली चीज़ है नहीं, 35 वापस आने वाली चीज़ है नहीं। अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि शायद इस वजह से उनको वोट मिलेंगे, लेकिन नहीं मिलेंगे। सीएम कैंडिडेट को लेकर बीजेपी में क्या चल रहा है? क्या नतीजों के बाद आप ऐलान करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? नहीं, वो तो हम नहीं कह सकते ना। देखो, ये एक पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इसका एक डिसिप्लिन होता है। या तो वो पहले ही मुख्यमंत्री का फेस पहले ही डिक्लेयर लेकिन पहले क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ? इलेक्शन से पहले अभी तक तो डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, ना ही किसी की चेहरे की चर्चा चल रही है। कौन हो सकता है सीएम? वही को हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं। और अगर उन्हें नहीं, ये तो पॉलिसी मैटर है, अगर उन्हें नहीं किया ठीक किया। वो तो वक्त को जानते हैं, स्ट्रेटेजिक वो चलते हैं। लेकिन क्या इसका नुकसान होगा? क्योंकि उमर अब्दुल्ला सीएम की दावेदारी कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती भी है, ऑपोजिशन में काफी लोग हैं, लेकिन बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है। इसका नुकसान क्या बीजेपी को होगा? बीजेपी के पास क्यों नहीं? फिर बीजेपी के पास इनके इनके पैरेलल कदावर लीडर है, नेता है। हमारे पास बहुत बड़े नेता है। देखिए, उम्र कहेगा मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, क्योंकि वो खानदानी राज है, ये डायनास्टी रूल है, वही तो बनेगा ना। वहाँ किसी की हिम्मत है? वहाँ एक है अब्दुल राठौर, जिसको 40-50 साल हो गए आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में। क्या वो फेस नहीं बन सकता था? लेकिन नहीं बनाएंगे। ये तो डायनास्टी थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये तो डायनास्टी रूल है जिसको इम्पोज करते हैं यहाँ। कोई पॉलिटिकल पार्टी होता तो हम मानते। जो मैनिफेस्टो में बीजेपी के हैं, काफी सारी चीजें हैं, उनको फॉलो करने की जिम्मेदारी, आगे क्या रणनीति, अगर सरकार बन जाती है बीजेपी की, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखो, जो हमारी कमिटमेंट है, जो हमारे इस पत्र में लिखा है ना, जो हमारा मैनिफेस्टो है, वो उसमें हमारी कमिटमेंट्स हैं। तो उन कमिटमेंट्स को पूरा करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगर की बात छोड़िए ना आप, सरकार तो हमारी ही होगी, और ये जिम्मेदारी भी हमें आप फुल कॉन्फिडेंट हैं? विद फुल कॉन्फिडेंस, आप अपनी सीट जीत रहे हैं? इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है क्यों वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता आपको वोट करेगी? इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो फेस है वो अब हमारे यूथ ने तो स्पेशली समझ लिया है हमारा फेस क्या है। देखिए, यहाँ लोग पढ़ते थे, लेकिन नौकरी उनको मिलती थी जिनका कोई रिश्तेदार होगा, कोई मंत्री होगा, कोई एमएलए होगा। इस चीज़ को हमने, इस सिस्टम को हमने चेंज कर दिया है। यहाँ मुलाजमत अगर मिलती है किसी को, इट इज़ ओनली ऑन द मेरिट। तो यूथ के लिए हमने स्पोर्ट्स जो खोले इस हर साल, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ये भी एक चीज़ है जो यूथ अट्रैक्ट कर गई है। अब जो हमारा मैनिफेस्टो है, जिसमें हमने लैपटॉप्स की बात की, ट्रैवलिंग अलाउंस, फीमेल्स को लेके भी फीमेल्स के लिए बहुत बातें की है हमने, तो पीपल आर अट्रैक्टेड विद आवर मैनिफेस्टो। जम्मू कश्मीर की जो फीमेल्स हैं, पहले तो फीमेल्स घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, अब काफी कुछ बदलाव हो गया है, देर रात तक फीमेल्स घर के बाहर निकलती है, सिक्योरिटी है। फीमेल वोटर जम्मू कश्मीर का किसके साथ है? हमारे साथ ही होगा ना, ऑब्वियसली। ज़्यादा तो हमारे साथ होगा। देखिए, हर पार्टी तो वोट अपना शेयर लेगी, लेकिन मैक्सिमम होने हमारे साथ हो, क्योंकि हमने वुमन को एम्पावरमेंट दे दी, हमने रिजर्वेशन कर दी उनको डीडीसी इलेक्शंस में भी, हमने उनकी रिजर्वेशन पंचायतों में की, हर जगह की। एम्पावरमेंट हम देते हैं ना, तो मैरिज में पैसे देते हैं तो हम देते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी राहुल गांधी का कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था, जब वो जम्मू कश्मीर में आए थे, उन्होंने कुछ फीमेल्स के साथ बैठ के बातचीत की थी। वो कह रहे हैं महिलाएं तो यहाँ सुरक्षित है ही नहीं, फीमेल्स के लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा है।
उसे कहा होगा उन्होंने, कांग्रेस के दौर में वही हुआ है ना, हमारे दौर में कुछ सामने आए ना। देखो कोई पेड एजेंट होगा, कोई पेड लड़की होगी, उसे बताया होगा, तो हम उस पर कमेंट नहीं कर पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। मीर साहब जाते जाते हमारे व्यूवर्स को क्या बोलेंगे? 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? हम यही कहेंगे कि हमारी हुकूमत बन जाएगी, हम कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और आपको मिठाई खिलाएंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको पहले से ही। तो ये थे हमारे साथ मीर साहब जी, जिनका कहना है कि मोदी सरकार में विकास हुआ है, अस्पताल बने हैं, सड़कें बनी हैं, सुरक्षा को लेकर हो या महिला को लेकर हो, तमाम तरह के जो विकास हुए हैं, विकास के मुद्दे पर ही बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और मीर साहब खुद चुनाव जीतने वाले हैं। आज के हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।